बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़्म वाला टॉपिक हमने शुरू किया था और जो ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़्म की दो बड़ी टाइप्स को हमने डिस्कस करना है, पैसिव और एक्टिव। तो पैसिव हम टोटली डिस्कस कर चुके हैं, उसकी फर्दर टाइप्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करना है। तो हर वो ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है और आम तौर पे जो मटेरियल लो से हाई की तरफ मूव कर रहा होता है वो एक्टिवली मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। क्लियर? तो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और इसमें एनर्जी खर्च होगी। आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह हो रही है, इस बुनियाद पे इसको आगे हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। जैसे मैं कहता हूं एक सेल है, सेल में बाहर मटेरियल है, ए उसका लेवल लो है, अंदर हाई है, तो नेचुरली आमतौर पे मटेरियल हाई से लो की तरफ मूव करता है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अगर सेल को इस मटेरियल की जरूरत है और वो लो से मटेरियल हाई की तरफ लाना चाहता है, तो फिर होगा क्या कि मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स लगी होती है जो एटीपी का इस्तेमाल करके लो से हाई की तरफ चीजों को भेजेंगी। आमतौर पे ये जो प्रोटीन है ये पंप कहलाती है। ये क्या कहलाती है? पंप कहलाती है। जैसे आपके घरों में वाटर पंप मोटर लगी होती है जो पानी को निचले लेवल से ऊपर टैंकी के अंदर भेज रही होती है, तो उसको वाटर पंप क्यों कहा गया? क्योंकि वो एनर्जी इस्तेमाल करती है, बिजली इस्तेमाल करती है। तो सेम यहां है कि ये वाली जो प्रोटीन है ये लो से हाई की तरफ भेज रही है। और हमने एक बात डिस्कस की थी कि हाई और लो अगर कहीं डिफरेंस क्रिएट हो जाए तो इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहा जाता है, और अगर मटेरियल लो से हाई की तरफ जा रहा हो तो इसको हम कहते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अप द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ कैरियर प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगी होती है वो एनर्जी इस्तेमाल करेंगी और हमेशा मटेरियल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी लो से हाई की तरफ भेजेंगी। मिसाल के तौर पे हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन होती है जिनको सोडियम पोटाशियम पंप कहा जाता है। ये सोडियम पोटाशियम पंप कर क्या रहे हैं? जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक न्यूरॉन्स है। अच्छा, न्यूरॉन्स में दो तरह की कंडीशंस होती हैं। एक न्यूरॉन्स को कहते हैं रेस्टिंग कंडीशन और एक एक्टिव कंडीशन। जो रेस्टिंग न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं, वो कंडीशन होती है जब वो नॉन कंडक्टिंग होता है, कि जब उसमें से कोई नर्व इंपल्स नहीं गुजर रही होती। क्लियर? और जब न्यूरॉन एक्शन शो करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उनमें से नर्व इंपल्स गुजर रही है। अच्छा, रेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन्स का एक रूल है कि हमेशा सोडियम बाहर हाई होगा और अंदर सोडियम लो होगा। क्लियर? और पोटाशियम के हवाले से रूल यह है कि पोटाशियम बाहर लो होगा और पोटाशियम अंदर हाई होगा। क्लियर? तो ये जब तक ये कंडीशन है तो इसका मतलब है सेल रेस्टिंग कंडीशन में है। सेल जो न्यूरॉन सेल्स है वो कोई भी नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रहे। क्लियर? तो पहला काम क्या होता है कि इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम पोटाशियम पंप लगे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? मुसलसल सोडियम को लो से हाई की तरफ भेज रहे होते हैं ताकि बाहर सोडियम का लेवल हाई रहे और अंदर सोडियम का लेवल लो रहे, और सोडियम को अंदर की तरफ भेज रहे होते हैं, पोटाशियम को अंदर की तरफ भेज रहे होते हैं ताकि पोटाशियम का लेवल हाई रहे और अंदर लो रहे। ये कंडीशन है रेस्टिंग वाली। तो यही बात लिखी गई है कि ये जो पंप है ये पोटाशियम के हाई कंसंट्रेशन को इनसाइड और सोडियम के लो कंसंट्रेशन को इनसाइड मेंटेन करता है। ये पंप कर क्या रहा है? ये एक्टिवली सोडियम आयन को बाहर भेज, हालांकि सोडियम अंदर लो है, वो मुसलसल बाहर भेज रहा है और पोटाशियम को मुसलसल अंदर की तरफ भेज रहा है। क्लियर? अच्छा, जब नर्व इंपल्स आती है तो होता क्या है कि इसके अंदर लगे हुए गेट्स ओपन हो जाते हैं जिनको सोडियम गेट्स कहा जाता है और पोटाशियम गेट्स कहा जाता है। जो ही ये गेट्स ओपन होते हैं, और गेट का वर्ड हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि गेट हमेशा हाई से लो, जो ही ये गेट ओपन होंगे सोडियम हाई से लो की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और पोटाशियम भी हाई से लो की तरफ मूव करना शुरू। यानी अब क्या होगा, सोडियम बाहर लो हो जाएगा और पोटाशियम
बाहर हाई हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन अपोजिट हो जाती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि सेल में नर्व इंपल्स प्रोड्यूस हो गई है। क्योंकि नर्व इंपल्स है क्या? नर्व इंपल्स इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नर्व इंपल्स इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और करंट कहते किसको, इलेक्ट्रिक करंट कहते किसको है? फ्लो ऑफ चार्जेस को। फ्लो ऑफ चार्जेस, हमारी जो तारों में मूव कर रहा है करंट, वो भी चार्जेस का फ्लो है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन्स होती है उसमें चार्जेस आयंस होते हैं। फर्क क्या होता है? हमारी तारों में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन जो न्यूरॉन्स है इसके अंदर आयंस मूव कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मूवमेंट कैसे हुई? जो सोडियम अंदर की तरफ गया है, पोटाशियम बाहर की तरफ गया है, तो इसका अंदर की तरफ आना, बाहर की तरफ जाना, तो सेल ये समझता है कि सेल से क्या गुजर रही है? नर्व इंपल्स। अच्छा, जब सोडियम अंदर की तरफ आएगा फिर दोबारा पंप एक्टिव हो जाएंगे और सोडियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा और पोटाशियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। और फिर दोबारा एक वक्त ऐसा आएगा, कौन सी कंडीशन मेंटेन हो जाएगी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा बहाल हो जाएगा, या रेस्टिंग कंडीशन दोबारा क्या हो जाएगी? बहाल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है वो एंडोसाइटोसिस है। अच्छा, एंडो का मतलब इनसाइड, साइटो का मतलब सेल, यानी सेल किसी मटेरियल को अंदर लेकर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ये इसका लफ्जी मतलब है। लेकिन एंडोसाइटोसिस का वर्ड जब भी आएगा तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कैसे? कि जब सपोज कर लेते हैं हम यहां कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन है और यहां हमारे पास एक मटेरियल आ गया, क्लियर? तो पहला काम क्या हुआ कि वो मटेरियल जिसने सेल के अंदर जाना है, ये सेल का अंदरूनी हिस्सा है, तो सबसे पहले मटेरियल जो ही सेल मेम्ब्रेन के पास आएगा तो जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ धंस जाएगी, इसको हम कहते हैं इन्वेजिनेशन। अगला काम क्या होगा कि ये जो इन्वेजिनेशन बनी है इसके अंदर ये मटेरियल आ जाएगा। उससे अगला काम क्या होगा कि हमारे पास ये जो साइड्स हैं इस इन्वेजिनेशन की, ये आपस में मिलना शुरू हो जाएंगी और एक वक्त ऐसा आएगा ये फ्यूज हो जाएंगी, सील हो जाएंगी, और बाद में ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना है ये अलहदा हो जाएगा और साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात लिखी गई है कि इसके मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रही है, मटेरियल इज टेकन इनसाइड द इन्वेजिनेशन, जो मटेरियल है वो इन्वेजिनेशन के अंदर आता है। इन्वेजिनेशन का क्या मतलब है? इनफोल्ड, अंदर की तरफ फोल्ड होना। मटेरियल इन्वेजिनेशन के अंदर आ गया, उसके बाद जो उसके एंड है वो सील हो गए और छोटा सा एक वेजिकल बन गया, बाद में वेजिकल मेम्ब्रेन से अलहदा हो गया और साइटोप्लाज्म में चला गया। अच्छा, इस प्रोसेस के जरिए से हम बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इवन अगर हम अपने वाइट ब्लड सेल की बात करें तो बड़े बड़े बैक्टीरिया को जो सेल है वो इस मैकेनिज्म के जरिए से अंदर लेके जा रहा होते, ताकि बैक्टीरिया है, अगर कोई वायरस है उनको अंदर ले जाके मारा जाए, या कोई फूड का पार्टिकल आ गया उसको अंदर जाके डाइजेस्ट किया जाए। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो बड़े मटेरियल हैं जो सेल में जा रहे हैं किसी भी वजह से, उनको सेल के अंदर लेकर जाना। आगे ये जो मटेरियल है ये या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, क्लियर? अच्छा, फिर इसी वजह से आगे एंडोसाइटोसिस की दो टाइप, सॉलिड और लिक्विड। जैसे आपके सामने एक सेब रखा हो और एक सेब का जूस रखा हो, तो आपसे पूछा जाए किस चीज़ को आप खाओगे, किस चीज़ को पियोगे, तो आप फौरन जवाब देंगे कि आप सेब को खाएंगे, सेब के जूस को पिएंगे। तो यहाँ भी जहन में रखेंगे सॉलिड चीज़ खाई जाती है, लिक्विड चीज़ पी जाती है। तो इस वजह से सॉलिड जब अंदर जा रहे तो हम कहेंगे सेल खा रहा है, अगर लिक्विड अंदर जा रहे तो हम क्या कहेंगे? सेल पी रहा है। तो फैगो का मतलब खाना, ईटिंग, तो ईटिंग बाय द सेल्स। पाइनो का मतलब होता है ड्रिंक, ड्रिंकिंग बाय द सेल्स। ठीक है, तो जब सॉलिड मटेरियल जा रहा है तो इसका मतलब है वो फैगोसाइटोसिस हो रही है, अगर लिक्विड मटेरियल सेल अंदर लेके जा रहे तो पाइनोसाइटोसिस हो रही है, क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगली बात कि एक हमारे पास एंडोसाइटोसिस की टाइप ऐसी है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। मीडिएटेड का मतलब यहां हेल्पर होता है कि यहां एंडोसाइटोसिस में एक रिसेप्टर ने मदद की है। इसका मतलब क्या? जैसे हम यहां से थोड़ा सा अरेंज कर दें, हमारे पास एक सेल है। अच्छा, जब नॉर्मली सेल एंडोसाइटोसिस करता है तो एंडोसाइटोसिस में वो किसी भी जगह से इंटर हो सकते हैं, किसी भी जगह से इंटर हो सकते हैं, क्लियर? तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है, लेकिन और ये किसी भी मटेरियल की हो सकती है, बैक्टीरिया की हो सकती है, वायरस की हो सकती है, हो सकता है कोई प्रोटीन आ जाए उसकी हो सकती है,
تو یہ جو اینڈوسائٹوسس ہے یہ نان اسپیسیفک ہے. لیکن جو ریسیپٹر میڈیٹڈ اینڈوسائٹوسس ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری جو میمبرینز ہے یا سیلز کی جو میمبرین ہے اس کے اندر ایک ریسیپٹر لگا ہوتا ہے ایک جگہ, ٹھیک ہے, اور یہ ریسیپٹر اسپیسیفک ہے. جس مالیکیول کے لیے یہ ریسیپٹر بنایا گیا ہے وہی مالیکیول آ کے اس ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ کر سکتا ہے. کلیئر؟ اب ہوگا کیا, اگر وہ مالیکیول آ گیا وہ جب اس کے ساتھ بائنڈ کرے گا تو صرف اسی جگہ ان فولڈنگ ہوگی. یعنی آپ یہ سمجھ لیں یہ کنڈیشن کیسے ہو جائے گی, ایسے, اور ریسیپٹر سمیت وہ مالیکیول اندر چلا جائے گا. کلیئر؟ بعد میں پھر وہی کام ہوگا کہ اس کے اینڈ سیل ہو جائیں گے اور اندر ریسیپٹر کو دوبارہ یعنی پروڈکٹ کو استعمال کر لیا جاتا ہے یا جو پارٹیکل ہے اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے اور ریسیپٹر کو دوبارہ میمبرین کے اوپر امبیڈ کر دیا جاتا ہے. کلیئر؟ لیکن ہوا کیا, یہاں یہ جو مالیکول ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں گزر رہا, صرف یہ اس جگہ سے گزر رہا ہے جہاں ریسیپٹر موجود ہے. تو ہمارے پاس ریسیپٹر میڈیٹڈ اینڈوسائٹوسس وہ ہے جو ریسیپٹر کے ذریعے سے ہو رہی ہو, دونوں میں سیم کام رہا ہے, لیکن ایک ریسیپٹر کے ذریعے اسپیسیفکلی, ایک ریسیپٹر کے ذریعے کسی بھی مالیکیول کی ہو, ایک بغیر ریسیپٹر کے کسی بھی مالیکیول کی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم اس میں کیا کہیں گے کہ جو اسپیسیفک پروٹین ہوتی ہیں, یہ ریسیپٹر عام طور پہ پروٹین ہی ہوتی ہیں, بار بار ڈسکس ہو رہا ہے, یہ پلازما میمبرین میں لگی ہوتی ہیں. یہ کیا کرتی ہیں, باہر سے میٹیریل کو پک کرتی ہیں اور اندر جو میمبرین کو پنچ کر دیتی ہیں, انویجنیٹ کر دیتی ہیں اور بعد میں وہ ویزیکل بن جاتے ہیں. جیسے ہمارے جو لیور سیل ہیں ان کے اوپر ایک کولیسٹرول کا ریسیپٹر ہوتا ہے. کس کا ریسیپٹر ہوتا ہے؟ کولیسٹرول. اور کولیسٹرول ہمارے بلڈ کے اندر LDL لو ڈینسٹی لپوپروٹین کی شکل میں موو کر رہا ہوتا ہے, لو ڈینسٹی لپوپروٹین کی شکل میں موو کر رہا ہوتا ہے. کلیئر؟ اور جو LDL ہے اگر یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے, یہ ہماری جو خون کی نالی ہیں ان میں جمنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس وجہ سے اس LDL کے لیول کو بہت زیادہ مینیج کیا جاتا ہے کہ LDL کا جو لیول ہے وہ ہمارے بلڈ میں ایک لیول کو کراس نہ کرے. اگر خدا نخواستہ یہ کام جو جمنے والا کام ہمارے دل کی جو کرونری آرٹری ہے جو دل کے سیلز کو بلڈ پہنچا رہی ہے, برین میں جو بلڈ ویسل برین کے سیل کو چیزیں پہنچا رہی ہیں, اگر ان کے اندر یہ کام ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, برین سٹروک ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اس LDL کا بلڈ کے اندر ایک لیول سے زیادہ ہونا یہ بہت خطرناک ہے. تو LDL جب بلڈ میں زیادہ ہوتا ہے تو لیور کوشش کرتے ہیں کہ اس LDL کے لیول کو کم کیا جائے. کیسے کیا جائے؟ لیور سیل کے اوپر ریسیپٹر ہوتے ہیں, وہ LDL کو پہچانتے ہیں. جو ہی LDL ان ریسیپٹر کے ساتھ آگے بائنڈ کرے گا آٹومیٹکلی وہ جگہ انویجنیٹ کر جائے گی, LDL کے مالیکیول اس انویجنیشن میں آ جائیں گے جیسے ہم نے ابھی اینڈوسائٹوسس میں ڈسکس کیا, اور بعد میں وہ ویزیکل علیحدہ ہو جائے گا. پھر سیل اس کو یا تو HDL میں کنورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. HDL تھوڑے سے فائدے مند آپ کہہ سکتے ہیں لپوپروٹینز ہوتے ہیں, یا پھر ان کو کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. تو LDL is taken up by these receptor into the cell. تو LDL سیل کے اندر چلا جائے گا. اچھا, دوسری چیز ہمارے پاس ایگزوسائٹوسس ہے. اب ایگزوسائٹوسس کیا کہتی ہے؟ ایگزوسائٹوسس وہ پروسیس ہے جس میں میٹیریل کو باہر پھینکا جائے گا, باہر ریلیز کیا جائے گا. کلیئر؟ اینڈوسائٹوسس میں میٹیریل کام دونوں میں آلموسٹ ایک ہی طرح ہو رہا ہے. یعنی اس پروسیس کو آپ بالکل ریورس کر دیں. کیسے کر دیں؟ سب سے پہلے سیل نے وہ پروڈکٹ جن کو باہر بھیجنا ہے, عام طور پہ جو گالجی اپریٹس سے کافی ساری پروٹینز لپوپروٹینز بن کے آ رہی ہوتی ہیں, اینڈوپلازمک ریٹیکولم سے بن کے آ رہی ہوتی ہیں, وہ میمبرین کی یا ویزیکلز کی شکل میں موجود ہوتی ہیں. پہلا کام کیا ہے کہ وہ میٹیریل جس کو سیل سے باہر کرنا ہے اس میٹیریل کو میمبرین کے اندر پیک کیا جائے گا اور ایک ویزیکلز کو بنا دیا جائے گا. اب یہ ویزیکلز آ کے فیوز ہوں گے پلازما میمبرین میں, پھر جس طرح یہ سیل ہوا تھا اس کے ایک اینڈ اوپن ہوں گے اور بعد میں جو میٹیریل وہ باہر ریلیز ہو جائے گا. یعنی جو کام اینڈوسائٹوسس میں ہوا تھا اس کے بالکل اپوزٹ کام ہو رہا ہے, which moves to plasma membrane, fuse it, release content into the extracellular environment. کلیئر؟ تو یہ ہمارے پاس ایگزوسائٹوسس کا پروسیس ہے. اچھا, ان دونوں پروسیس کے اندر چاہے وہ اینڈوسائٹوسس ہو چاہے وہ ایگزوسائٹوسس ہے, چونکہ انرجی استعمال ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں دیز آر دا ٹائپ آف ایکٹیو ٹرانسپورٹ. تو یہ دونوں ایکٹیو اور ان دونوں کو اوور آل ایگزوسائٹوسس ہو یا اینڈوسائٹوسس ہو ان کو مجموعی طور پہ بلک ٹرانسپورٹ کہا جاتا ہے. یعنی ایکٹیو ٹائپ کی دو
قسم کی ٹرانسپورٹ ہے. ایک تو چھوٹے چھوٹے مالیکیول جا رہے ہیں ایکٹیولی. دوسرا اگر کوئی بڑا مالیکیول بلکی مالیکیول ہو تو بلکی مالیکیول کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اکراس دا میمبرین، اندر آ رہا ہے یا باہر جا رہا ہے، تو وہ اینڈوسائٹوسس اور ایگزو. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دو ٹائپ اینڈو اور ایگزو، دیز آر دا ٹائپس آف بلک ٹرانسپورٹ. اور بلک ٹرانسپورٹ ایکٹیولی عام طور پہ سیل پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا آرٹیکل ہے. یہاں ہمارا جو ٹرانسپورٹ کا جو میکینزم ہے وہ اینڈ ہو گئے. اب ہم سٹارٹ کریں گے اس چیپٹر کا جو لاسٹ پورشن ہے سٹیم سیل، وہ چیپٹر کے اینڈ تک چلے گا. اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.